जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो कक्षा 9 का जो पद साहित्य का इतिहास था बच्चों, शेष पाठ अभी निरंतर चल रहा है। हमने 2-3 दिन में जो गैप कर दिया है बच्चों, क्योंकि और अन्य सिलेबस आपको प्रोवाइड करना था। हमने आपको पद साहित्य अभी प्रारंभ कर रहे हैं, निरंतर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। बस आप निरंतरता बनाते हुए बच्चों चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और इस वीडियो को बच्चों शेयर करते रहा कीजिए। तो अब आप पद साहित्य के इतिहास को आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके पहले देखिए हमने इसका जो वीडियो है बच्चों, आपको हमने प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दिया। आप वहाँ जाइए और बहुत ही विस्तार से हमने चीज़ों को समझा दिया है। और काव्य सौंदर्य के तत्व में बच्चों हमने आपको भाव सौंदर्य और विचार सौंदर्य को पढ़ा दिया था। अब हम आज से फिर प्रारंभ कर रहे हैं, नाद सौंदर्य को पढ़ेंगे। तो देखते हैं बच्चों कि ये नाद सौंदर्य क्या होता है। अब यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए, आप लोग पूरे कॉन्सेंट्रेशन से मात्र सुनिए, ध्यान से सुनिए। इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है बच्चों, आप इसको ध्यान से सुनिए। जब इससे संबंधित आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आप फिर चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। नाद सौंदर्य, आइए देखते हैं कि ये नाद सौंदर्य क्या है पद साहित्य इतिहास में। तो काव्य छंदोबद्ध रचना होने के कारण, काव्य कोई रचना हो बच्चों जो काव्य में छंद के द्वारा बधा हुआ, छंदों में बधा हुआ। अब ये छंद क्या है? तो छंद बच्चों जैसे आपका दोहा हो गया, सोठा हो गया, रोला हो गया, कवित्व हो गया, सवैया हो गया, तो ये सब छंद होते हैं। तो कोई काव्य रचना अगर छंदों में बद्ध हो, छंदों से बंधी हुई हो, तो होने के कारण उसको क्या कहते हैं? नाद सौंदर्य को व्यक्त करता है। जब का छंदों में बद्ध रहेगा बच्चों तो नाद सौंदर्य व्यक्त करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें तुक लगेगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा? लय रहेगा और तुक रहेगा, गति रहेगी, प्रवाह भी रहेगा उसमें। लय का अर्थात बच्चों राग रहेगा, तुक अर्थात बच्चों जगह जगह पर बोलने और सुनने में एक समान लगेगा। अंतिम पंक्ति में आप जाएंगे तो समानता दिखेगी। और फिर बीच में यति रहेगी, मतलब कॉमा लगा रहेगा, यति रहेगा, थोड़ा विराम रहेगा, गति भी रहेगी, निरंतर प्रवाह भी रहेगा। तो उसी को नाद सौंदर्य कहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप चीज़ें समझ पा रहे हैं कि काव्य सौंदर्य कैसी होती है। काव्य रचना जो छंदों में बद्ध हो उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि छंदों द्वारा काव्य में लय होता है, तुक होता है, गति होता है और प्रवाह का सम्मिश्रण अर्थात एक में मिलन होता है, सभी में मिला होता है। अब अभी उदाहरण हम देखेंगे बच्चों तो और क्लियर होगा। अब आगे क्या कह रहे हैं कि वर्णों तथा शब्दों के सार्थक विन्यास से कविता में नाद सौंदर्य का निर्माण हो जाता है, जिससे श्रोता व पाठक अर्थात सुनने वाला या पढ़ने वाले को आनंद, मतलब खुशी होती है, आनंद होती है, अच्छा लगता है। वर्णों की बार बार आवृत्ति अनुप्रास कहलाता है। अब मान लीजिए किसी कविता में, किसी पंक्ति में वर्ण बार बार आ गया, एक वर्ण 1 से 2 बार आ गया, तो वहां पर बच्चों अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तथा भिन्न अर्थ वाले एक ही शब्दों का बार बार प्रयोग यमक अलंकार। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है बच्चों? एक ही शब्द 2 बार आ जाए, जैसे मान लीजिए यमक कनक कनक आ जाए, या काली घटा का घमंड घटा। अब घटा घटा 2 बार आ गया, लेकिन बच्चों दोनों का अर्थ अलग अलग है। कनक कनक ते सगुनी, मादकता अधिका, या खाए बौराई जग, या पाए बौराई। आपने यहाँ पर देखा कि कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों शब्द का अर्थ बच्चों एकदम अलग है। एक कनक का अर्थ हो जाएगा सोना, तो दूसरे कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भिन्न अर्थ वाले एक ही शब्द, अर्थात एक ही शब्द हो लेकिन उसके अर्थ, एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसके सबके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ यमक लिखा बच्चों, लेकिन यह अलंकार है। काव्य में नाद सौंदर्य को व्यक्त करता है, अर्थात काव्य में सुर, ताल, गति, लय को व्यक्त करता है। जैसे बच्चों अब आइए और क्लियर करते हैं उदाहरण के माध्यम से। क्षत्रिय सुनो, यहाँ पर देखिए, क्षत्रिय सुनो अब तो कुमस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर तुक बैठ रहा कि नहीं, पहले तुक को पकड़िए। देखिए तुक आप यहाँ पर देखिए, मेट दो, भेंट दो, देश का, क्लेश का, बैठ रहा ना बच्चों। यहाँ पर आपने क्षत्रिय देखा, फिर
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, अर्थात आश्चर्यचकित चिन्ह लगा है। विस्मयादबोधक क्षत्रिय सुनो, अब तुम कुसम कुमस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार क्या है क्लेश का। तो ये तो आपका उदाहरण हो गया बच्चों, ये नाद सौंदर्य नाद बनता है। जब आप किसी कविता को पढ़ते हैं तो उसमें नाद आता है कि नहीं बच्चों। आप कोई भी कविता पढ़िए, जैसे कि पढ़िए आपके किसी कविता रचित है बच्चों, हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, हर अंकुर की आंखों में कोर समाती हैं, हर किसले में अधरों की आभा खिलती हैं, हर काली हवा में मचल मचल इठलाती हैं। तो क्या ये इसमें तुकले नहीं बैठ रहा? ये आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? कोई भी कविता इसीलिए पढ़ने और सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे बच्चों आपने रैदास की सुनी होगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो पढ़िए इसको, अच्छा लग रहा कि नहीं अच्छा? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंगवास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोरा मोरा ऐसे शब्द जब आते हैं बच्चों तो पढ़ने में अच्छा लगता है। जैसे प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तो यही सब बच्चों इसको नाद कहते हैं। आप मुझे विश्वास है कि अब आप चीज़ों को नाद सौंदर्य को समझ गए होंगे आपके पद साहित्य में। तो अब आइए बच्चों अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य हम देख लेते हैं, जो चौथा भाग था काव्य सौंदर्य के तत्वों में। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य, अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य क्या है? काव्य रचना में कवि अपने भावों को अधिक मर्म स्पर्शी और हृदयग्राही अर्थात मन को छू लेने वाला बनाने के लिए प्रकृति के उपमान तथा प्रकृति का उपमान ले लेते हैं तथा अप्रस्तुत योजना का सहारा लेते हैं। जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है उसका सहारा लेते हैं। सादृश्य विधान के साथ सादृश्यता दिखाते हैं, समानता दिखाते हैं, साथ दृश्य बिंब तथा प्रतीकों को अपने काव्य में निरूपित करके काव्य सौंदर्य को व्यंजित कर देते हैं, वियोजित कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं बच्चों। जैसे उदाहरण में आप देखिए रूप साम्य में देखिए, करतल परस्पर शोक से, करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए, तब विस्फोटित होते हुए भुजदंड यूं दर्शित हुए। दो पद सुंडों में लिए दो सुंड वाला गज कहीं, मर्दन करे उनको परस्पर तो मिले उपमा कहीं। अब यहाँ पर बच्चों दो चीज़ों को मेल लिया गया है कि करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए, तब विस्फुटित होते हुए भुजदंड यूं दर्शित हुए। अब यहाँ पर देखिए दो पद सुंडों में लिए, अपने सुंडों में दो पद लिए हुए हैं और दो सुंड वाला गज कहीं, और दो सुंडों वाला गज कहीं पर मर्दन करे उनके परस्पर मर्दन कर रहे हैं तो मिले उपमा कहीं, तो मिले कहीं पर उपमा। उपमा अलंकार की बात हो रही है बच्चों। तो यही अब देखिए यहाँ पर चीज़ों को समझिए, सुंड और भुजदंड चीज़ों को और क्लियर करते चलिए बच्चों। सुंड और भुजदंड की प्रचंडता का और करतल अरुण, करतल मतलब हाथ बच्चों, अरुण अर्थात लाल, अरुण को लाल रंग कहते हैं, लाल रंग को अरुण कहते हैं, तथा कोमल है। सुंड और भुजदंड की प्रचंडता और करतल अरुण तथा कोमल है। ये प्रभाव आकारों के समान होने से ही उत्पन्न हुआ है। दोनों में आकार समान है क्या? सुंड और भुजदंड दोनों में प्रचंडता है, ये समानता है। सुंड में भी प्रचंडता और भुजदंड में भी प्रचंडता है। और उसके बाद जो करतल है वो अरुण है। करतल क्या? हाथ बच्चों लाल है और हाथ कैसा है? कोमल भी है। तो ये इस प्रकार से चीजें हैं। दूसरा धर्म साम्य देख लीजिए बच्चों। आपने देखा अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य, चीजें समझ में अच्छे से नहीं आ रही होगी बच्चों क्योंकि ये क्लिष्ट है। आप भी नन्हे मुन्ने बच्चों भी क्लास 8 पास करके 9th में आए हो ना, 8 तक तो आप ऐसे फ्रीली पढ़ते गए, क्या पता आपको कि गद्य काव्य क्या है,
और खंड काव्य पद काव्य साहित्य क्या है और गद्य साहित्य क्या है। अब आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं बच्चों, तो चीज़ें भी शुरुआत में थोड़ा नई नई लगेंगी, पर आप लगन से अगर सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हमने देखा आप प्रस्तुति योजना का सौंदर्य में, रूप साम में, का नंबर और खा नंबर में देखते बच्चों धर्म साम। ये क्या चीज़ है धर्म साम, समझते हैं। नव प्रभा परमोज्वल लीक सी गतिमति कुटिला फड़नी समा दमकती दूरती घन अंक में विपुल केणी कला खनिदामनी। यहाँ पर देखिए बच्चों, फड़नी का अर्थ सर्पणी होता है, मतलब सांप और सर्पणी उसकी, और दामनी सर्पणी, फड़नी और दामनी अर्थात बिजली की चमक को दामनी कहते हैं। दोनों का धर्म कुटिल का स्वभाव है बच्चों। दामनी भी तड़कती भड़कती है और जो फड़नी होती है, सर्पणी होती है, ये भी तड़कती भड़कती है, अर्थात कुटिल स्वभाव। दोनों का कुटिल स्वभाव है, दोनों कुटिल हैं। दोनों ही भयावह स्थिति को व्यक्त करती हैं। आप कहीं पर सर्प देख लेंगे तो क्या आपको आसान लगेगा, अच्छा लगेगा? भय नहीं लगेगा, बिल्कुल भय लगेगा। और आप आसमान में कभी कभी इस तरह से बिजली चमकती है कि मतलब डर लग जाता है। तो वही दोनों की स्वभाव को समानता दिखाया गया। तो वही कह रहे कि धर्म साम, दोनों के धर्म, गुण धर्म भी समान होते हैं, उसी को धर्म साम कहा जाता है। गा नंबर देख लीजिए बच्चों। अब प्रभाव साम, दोनों पर प्रभाव कैसा समान रूप से पड़ता है। जैसे प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी, वो हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। अब इसमें देखिए बच्चों, यशोदा की विकलता, व्याकुलता, दुख, वेदना, कष्ट, यशोदा माता की के भाव को व्यक्त करने के लिए कवि ने कृष्ण को यशोदा का सहारा बनाया और प्राण प्यारा कहा, नेत्र का तारा भी कहा और हृदय हमारा कहा। यशोदा जी ने श्री कृष्ण को जब वो मथुरा चले जाते हैं उसी समय की व्याकुलता को प्रकट कर रहे हैं कवि। तो क्या कह रहे हैं, यशोदा का सहारा कह रहे हैं श्री कृष्ण को, क्योंकि श्री कृष्ण ही उनके अकेले पुत्र थे। उसके बाद प्राण प्यारा भी बता रहे हैं, नेत्र का, उनकी आंखों का तारा भी बता रहे हैं, और हृदय, उनका हृदय थे श्री कृष्ण यशोदा जी के। तो यही बच्चों क्या है, प्रभाव साम, दोनों में जो प्रभाव पड़ता है वो समानता दिखाया गया है। तो आज आपने पढ़ा बच्चों, डिटेल चीज़ें क्लियर कर लें, क्योंकि हम निरंतर चीज़ें आपको पढ़ाएंगे तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ेंगे। आज हमने देखा विस्तार से, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा। हमने 2 क्लासेज में अभी हमने ये कंप्लीट किया काव्य साहित्य का बच्चों इतिहास। इसमें हमने काव्य साहित्य का परिचय पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ा बच्चों। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, काव्य साहित्य क्लास 9 का काव्य साहित्य का इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और ध्यान से चीज़ों को पढ़िए बच्चों। समय का अभाव हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को फास्ट मोड करके सुनिए, पर एकाग्रता से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। चूँकि ये चीज़ें अभी आपको नई लग रही हैं, तो नई चीज़ें ध्यान से जब पढ़ेंगे 2 से 4 बार तो बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और उसके बाद जब बच्चों हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करवाएंगे तो आपके दिमाग में एकदम चीज़ें क्लियर होंगी, बैठ जाएंगी कि हाँ मैम का बताने का यही तात्पर्य था, ये मैम ने बताया था, इससे संबंधित इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चों, ये हम आपको दिखा देते हैं, अवगत करा देते हैं। देखिए अब हम काव्य के भेद की ओर लेके चलेंगे आपको। काव्य के भेद बच्चों, तो ये 2 भेद होते हैं काव्य के। एक तो होता है श्रव्य काव्य और एक होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य मतलब कि जिसको, वो काव्य जिसको सिर्फ सुना जा सके, और दृश्य काव्य का अर्थ है बच्चों जिसको सुना भी जा सके और देखा भी जा सके। तो इस प्रकार से काव्य 2 प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चलते हैं बच्चों, और चलने से पहले आप, मुझे विश्वास है चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो निरंतर ऐसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद बच्चों।